गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आर्टिकल 14 और 21 का जो है स्कोप को एक्सपैंड करते हुए कहा है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज भी होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम बैकग्राउंड देखें इस केस का, क्यों ये जजमेंट आई है या क्यों ये ऑर्डर निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अभी रीसेंट जजमेंट जो है वो तब आई जब एक पटिशन डाली गई वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए राजस्थान और गुजरात में। तो अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस को जो है वो अंडरग्राउंड करने के लिए जो है वो ऑर्डर दिया। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, कहा कि इस ऑर्डर को चेंज किया जाए क्योंकि इंडिया की जो ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ मूव होने के लिए वो हार्म होंगी, क्योंकि यहाँ पर मेजर सोलर और विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंस्टॉलेशन है कंट्री की। तो टेक्निकली फिजिबल ही नहीं है कि उन पावर लाइंस को अंडरग्राउंड किया जा सके। तो मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ को समझते हुए जो है ऑर्डर को चेंज किया और कहा कि रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जो है इकोनॉमी के लिए, लेकिन साथ के साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कंजर्वेशन को भी प्रोटेक्ट करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें जो ये हाईलाइट इस जजमेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन केबल्स जो हैं अभी सिर्फ 400 केवी की जो है 250 मीटर्स की लेंथ्स में अवेलेबल हैं। इसका मतलब बहुत सारे जॉइंट्स लगेंगे और जो है इन ट्रांसमिशन लाइंस को जो ये ट्रांसमिशन लॉस होगा अगर हम बहुत सारे जॉइंट्स लगाते हैं तो 5 टाइम्स हायर रहेगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है वो ये भी नहीं सोचता है कि कैसे एक्विजिशन ऑफ लैंड की जाएगी अंडरग्राउंड केबल्स के लिए। अभी जो हम ओवरहेड केबलिंग करते हैं उसमें तो सिर्फ क्या होता है कि आप वो जो है परमिशन ले लेते हो राइट ऑफ वे की, बस आपको जो है वो अंडरग्राउंड के लिए जो है वो कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मेंबर कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई थी जो कि फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे थे अंडरग्राउंड पावर लाइंस का स्पेसिफिक एरियाज़ में। और इसी कमेटी को कहा गया था कि 31 जुलाई 2024 तक ये रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। कोर्ट ने पॉइंट किया कि इंडिया के जो है रीन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं 2022 और 2030 तक के बिरादर। तो प्रमोशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल इक्विटी के लिए भी, पॉवर्टी एलिविएशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करने के लिए और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। इंडिया जो है वो 25% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड जो है वो अगले 2 डेकेड्स में ड्राइव करने वाला है। तो हमें जो है ये एनर्जी डिमांड जो है क्लीन रखना ज़रूरी है। दूसरा, रैम्पेट एयर पॉल्यूशन जो है वो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए उससे डील करने के लिए भी क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ हम मूव हों। और डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स और डिक्रीजिंग एनुअल रेनफॉल भी जो है वो हमारे को एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने को जो है वो इम्पॉर्टेंस दिखाता है। तो क्लाइमेट चेंज को जो है हमको ह्यूमन राइट्स के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, इंटरसेक्शंस देखनी पड़ेंगी। और स्टेट्स के लिए ये इम्पेरेटिव है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है उसको लेंस ऑफ राइट्स के थ्रू देखा जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी आर्टिकल 48A में जो है वो कहता है कि स्टेट के पास ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। इवन हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो है सिटीजन्स की वो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए कहती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये जस्टिशिएबल प्रोविजंस नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा है कि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है। तो ये दोनों आर्टिकल जो हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं क्लीन इन्वायरमेंट और राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए। राइट टू हेल्थ हमारे आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। अब ये हेल्थ जो है वो एयर पॉल्यूशन, वेक्टर बॉर्न डिसीजेज, राइजिंग टेम्परेचर्स, ड्रॉट, इन सब से जो है अफेक्ट हो सकती है। तो इसीलिए जो है राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को आर्टिकल 21 में रखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लोकसभा इलेक्शन में मेन अपोजिशन पार्टी ने कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो PMLA एक्ट के की वेपनाइजेशन को रोकेंगे। तो अगर हम बैकग्राउंड देखें, 1990s में जब ग्लोबल टेररिज्म जब शुरू हुआ
तो इंटरनेशनली एक सहमति बनी कि टेरर फाइनेंसिंग को रोकना ज़रूरी है, मूवमेंट ऑफ इलिसिट मनी को रोकना ज़रूरी है अक्रॉस बॉर्डर्स। उसी के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी बनाया गया था 1989 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एफर्ट्स के लिए। ठीक है, तो पीएमएलए जो है वो पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जो हुई थी यूएन जनरल असेंबली की 1998 की, उसके रिस्पांस में सभी नेशंस को अपने कंट्री में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशंस बनाने थे। उसी के कंटेक्स्ट में पीएमएलए जो है 1998 में जो है वो पास किया गया इंडिया द्वारा भी, और 2002 में हमारे पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया। इंट्रोड्यूस 1998 में किया गया था बिल ऑफ कोर्स, और 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने इसके रूल्स बनाए। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की गई पीएमएलए में, एक तो 2009 में और एक 2012 में, दोनों टाइम पर यूपीए गवर्नमेंट पावर में थी। तो अमेंडमेंट्स की गई पीएमएलए में, जिसमें कहा गया कि 2009 की जो है अमेंडमेंट में कहा गया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के प्रोविजंस जो हैं आईपीसी के, वो पीएमएलए के शेड्यूल में ऐड कर दिए गए। मतलब ईडी जो है वो फिर किसी भी केस में कॉन्स्पिरेसी अगर एलेज होती है तो अगर प्रिंसिपल ऑफेंस जो है वो पीएमएलए के शेड्यूल में नहीं भी आता तो भी जो है वो ईडी जो है उसमें जांच कर सकती है, क्योंकि आईपीसी का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो सेक्शन 120 बी के प्रोविजंस हैं वो भी पीएमएलए के शेड्यूल में डाल दिए गए। तो इससे हुआ क्या, ईडी को जो है वो ज़्यादा पावर मिल गई। ठीक है, ईडी जो है वो पीएमएलए के बाहर भी जो है वो एक्शन लेने लग गई। ईडी के पास इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन भी दे दी गई मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केसेस को डील करने के लिए। 2012 में ही यूपीए गवर्नमेंट ने पीएमएलए को अमेंड किया और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को शेड्यूल जो है पार्ट ए जो है पीएमएलए के शेड्यूल में जो है वो डाल दिया गया पार्ट बी से। अब ये एक सिग्निफिकेंट मूव थी जिसके अभी तक हम प्रोविजंस देख रहे हैं, जिसके हम अभी तक रिपरकशंस देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस अप्लाई कर दिए गए, क्योंकि जो है करप्शन में स्ट्रिंजेंट बेल होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब तक कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज नहीं कर रहा बेल को, तब तक कोर्ट जो है वो ये कन्विंस रहेगा कि इसका मतलब रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि अक्यूज जो है वो गिल्टी है, और उसने जो है अगर उसको बेल दी जाती है तो वो ऑफेंस कमिट करेगा। ठीक है, ये 2012 की ही जो जजमेंट है, जो 2012 में जो यूपीए गवर्नमेंट ने उस टाइम पर अमेंडमेंट की थी पीएमएलए में, और वो ही उसी की वजह से जो है ये लॉ नॉन बेलेबल बन चुका है, स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस इसमें बन चुकी हैं। अब पॉलिटिक्स की बात अलग है, उस समय की सरकार ने ही जो है ये अमेंडमेंट्स लाए थे, और अब वही सरकार जो है वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्रॉमिस कर रही है कि हम इसको पीएमएलए को वेपनाइज करना रोक देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ पीएमएलए को जो है वो अपहोल्ड किया है। 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की वैलिडिटी को अपहोल्ड करते हुए कहा है कि लगभग 200 इंडिविजुअल पिटिशंस जो डाली गई थी उन सबको क्लब करके पीएमएलए को जो है वो अपहोल्ड किया 2022 में जजमेंट में। ईडी को कहा गया कि वो पुलिस नहीं है, तो इसलिए सीआरपीसी के प्रोविजंस फॉलो नहीं किए जा सकते, क्योंकि ईडी एक पुलिस एजेंसी नहीं है। तो इसका मतलब एक ये पावर भी आ गई ईडी के पास कि अगर उनके सामने कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल होती है। अब जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की आई, इन पावर्स को भी ईडी की जो है वो अपहोल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब 2017 में भी एक जजमेंट थी पीएमएलए की, उसमें कहा गया कि स्ट्रिंजेंट जो प्रोविजंस हैं बेल ग्रांट करने के लिए उनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली तो ये प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के जो है वो हटा दिया, लेकिन पार्लियामेंट ने दोबारा से जो है अमेंडमेंट की 2018 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू, और उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में अपहोल्ड किया। और ईडी को जो है अपनी ईसीआईआर, जैसे एफआईआर होती है वैसे ईडी के केस में ईसीआईआर होती है, वो भी डिस्क्लोज करने के लिए कोई ऑब्लिगेशन जो है वो अब नहीं होती है ईडी के पास। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेटेस्ट बाई मंथली सर्वे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो आरबीआई ने कंडक्ट किया है, उसमें हमें रिमार्केबल सर्च देखने को मिल रही है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की, जो अब इतने मिड 2019 के बाद से अपने पीक पर पहुंच चुकी है। तो आरबीआई जो है ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है करता है कंज्यूमर की परसेप्शंस को जो है मेजर करने के लिए प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन पर। इसको कंडक्ट किया जाता है कई सिटीज़ में, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को जो है वो मेजर किया जाता है कई तरह के पैरामीटर्स पे कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, इनकम, स्पेंडिंग। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो की फाइंडिंग्स हम देखें इस अगर सर्वे की, तो एक पॉजिटिव असेसमेंट देखी गई है अक्रॉस ऑल द पैरामीटर्स। CSI जो है ये करंट सिचुएशन इंडेक्स जो है, इसमें
राइज देखने को मिला 3.4 पॉइंट्स का, और जो ये CSI है ये 98.5 के स्टेटस पर पहुंच चुकी है, जो कि मिड 2019 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स जो है वो भी अपने पिछले 12 महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। और ये दोनों जो हैं नेट रिस्पॉन्सेज होते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन, इनकम, स्पेंडिंग, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल को देखते हुए, और ये कंज्यूमर्स से पूछे जाते हैं सवाल। और अगर हम हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे देखें तो वो भी जो है जनरल प्राइसेस के बेसिस पर कंडक्ट किया जाता है, और हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स भी जो है जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन और एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स को लेके इम्प्रूव हुए हैं करंट पीरियड में भी और अपकमिंग ईयर के लिए भी। ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है हाउस होल्ड के सेंटिमेंट्स में रिगार्डिंग जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन और एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स, अपने प्रेजेंट ईयर के लिए भी और फ्यूचर ईयर्स के लिए भी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेक्नोलॉजी बिहाइंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो चाहे दुनिया में बहुत कम रीजन में अवेलेबल हों, लेकिन इंडिया ने इसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ करते हुए इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है चिप मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो एक सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है? बेसिकली एक सेमीकंडक्टर के पास कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टीज़ के बीच की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इन इसके प्योरेस्ट फॉर्म में सेमीकंडक्टर बेसिकली एक वेरी वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो है चेंज की जा सकती हैं इसकी डोपेंट्स को ऐड करके, और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बनाए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं रादर इस सेमीकंडक्टर के ऊपर। ट्रांजिस्टर जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, और उनको भी जो है सेमीकंडक्टर के थ्रू ही बिल्ड किया जाता है। अब जो ये सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है वो है क्या? एक सेमीकंडक्टर चिप जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है जैसे कि एक पोस्टेज स्टैंप होती है, एक पीस ऑफ पेपर के तरह इसको प्रिंट किया जाता है, और फिर बाद में जो इंडिविजुअल स्टैंप है उनको कट आउट कर लिया जाता है। तो मतलब एक वेफर के ऊपर जो है जो सर्कुलर पीस ऑफ सेमीकंडक्टर के ऊपर इनको प्रिंट किया जाता है, और बाद में जो है इन इंडिविजुअल चिप्स को निकाल लिया जाता है और मतलब बेचा जाता है फिर ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इंडिया जो है उसमें अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो टाटा ग्रुप ने ताइवान के PSMC के साथ एक 300 मिलीमीटर आई एम सॉरी 300 mm की वेफर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो गुजरात में लगाया है, और ये 28 नैनोमीटर की जो चिप है 2026 में बनाना शुरू करेंगे, मतलब फर्स्ट तब रोल आउट होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओशियानिक नीनो इंडेक्स। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो US के नोवा ने कहा है कि 83% प्रोबेबिलिटी है कि ओशियानिक नीनो इंडेक्स जो है वो न्यूट्रल रेंज में पहुंच जाएगा अप्रैल से लेकर जून 2024 के बीच में। तो ये एक प्राइमरी इंडिकेटर होता है ओशन पार्ट को मॉनिटर करने के लिए, सीजनल क्लाइमेट पैटर्न जो कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है उसको मेजर करने के लिए 3 मंथ के एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर को ट्रैक किया जाता है ईस्ट सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन में। अगर कि इंडेक्स की वैल्यू प्लस 0.5 होती है तो मतलब एल नीनो की इंडिकेशन है, माइनस 0.5 या उससे ऊपर होती है तो, या उससे कम होती है बेसिकली तो लानीना की इंडिकेशन होती है। एल नीनो और लानीना क्या हैं? टू अपोजिंग क्लाइमेट ट्रेंड्स हैं। 2 से 7 साल ऑन एन एवरेज जो है ये हमारे पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिलते हैं। एल नीनो बेसिकली वार्म फेज़ होता है, लानीनो होता है कोल्ड फेज़। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिड डे मील स्कीम। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए और सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक इंडोनेशियन डेलीगेशन जो है वो इंडिया में अभी आ रहा है, और वो इंडिया की जो मिड डे मील स्कीम है उसको स्टडी करेगा, और ऑफ कोर्स डिजिटल इंक्लूजन को भी जो है वो स्टडी करेगा और कोलैबोरेट करेगा इंडिया के साथ इंडोनेशिया में इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मिड डे मील स्कीम है क्या? लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है वर्ल्ड का, जिसमें कि क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं उनको कवर किया जाता है। तो इसका बैकग्राउंड देखें तो 1925 में मिड डे मील प्रोग्राम सबसे पहली बार शुरू हुआ था डिसएडवांटेज चिल्ड्रन के लिए, मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया था। तो 1995 में इंडिया ने भी जो है नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन शुरू किया। इसको बाद में रीनेम किया गया नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स 2007 में। इसमें हॉट कुक्ड मील जो है पर डे प्रोवाइड की जाती है सभी चिल्ड्रंस को जो कि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सपोर्टेड स्कूल्स में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था इस मिशन का? ऑब्जेक्टिव है क्या? एनरोलमेंट बढ़ाना स्कूल में चिल्ड्रन की, अटेंडेंस इंप्रूव करना, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना, हंगर और माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना। ठीक है, तो स्टेट स्टेयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटीज़ जो हैं वो हर स्टेट और यूटी में बनाई गई हैं जो कि इम्प्लीमेंट करती हैं स्कीम को। बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये,
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको चलाती है। सितंबर 2021 में इसको रीनेम करके प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लैब ग्रोन मिनी ब्रेन्स। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनी ब्रेन्स जो लैब में ग्रो किए जाते हैं उनसे हमें समझ आ सकता है कि कंकशंस या फिर किसी और तरह की ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज से लोगों के डिमेंशिया डेवलप करने के रिस्क क्यों बढ़ जाते हैं। तो लैब ग्रोन मिनी ब्रेन्स क्या हैं? साइंटिफिकली इनको हम ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं, बट मिनी ब्रेन्स भी कहा जाता है इनको कॉमन लैंग्वेज में। तो ये सिंप्लीफाइड मॉडल्स हैं हमारे फुल साइज ह्यूमन ब्रेन्स के। साइंटिस्ट टिपिकली इन ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स को स्टेम सेल से ग्रो करते हैं। तो ये एडल्ट ह्यूमन स्टेम सेल से भी आ सकता है और कई बार ह्यूमन एम्ब्रियोनिक टिश्यू से भी हो सकता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो हैं वो एडल्ट सेल्स को कलेक्ट करते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं कुछ केमिकल्स से ताकि वो स्टेम सेल लाइक स्टेट में आ जाएं, और साइंटिस्ट जो हैं वो इन स्टेम सेल्स को प्रोटीन रिच मैट्रिक्स में जो है वो एम्बेड करते हैं, जो कि इन सेल्स को सपोर्ट करते हैं डिवाइड होने को और एक 3D शेप लेने के लिए। ये ऑर्गेनॉइड्स जो होते हैं वो बेसिक रिसर्च, ड्रग डेवलपमेंट और इवन कंप्यूटर साइंस में भी काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुविधा पोर्टल। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुविधा पोर्टल जो है लगभग 73,000 एप्लीकेशंस ऑलरेडी रिसीव कर चुका है लोकसभा पोल्स जब से अनाउंस हुए हैं। तो सुविधा पोर्टल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करने की एक ऐप है या पोर्टल है एक्चुअली। इसमें जो है रिक्वेस्ट फॉर परमिशन ऑब्टेन करके एक्ट करने का जो है प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स द्वारा ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड। पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स इसमें सीमलेसली अपनी परमिशन रिक्वेस्ट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं कहीं से भी किसी भी टाइम। परमिशन जो हैं जैसे कि ऑर्गेनाइज करना रैलीज, टेम्पररी पार्टी ऑफिस खोलना, डोर टू डोर कैनवासिंग करना, वीडियो वैन्स, हेलीकॉप्टर्स, व्हीकल परमिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्फलेट्स, ये सब जो है परमिशंस इसमें जो है वो ली जा सकती हैं। और इसको नोडल ऑफिसर जो है ईसी के, वो ऑफ कोर्स स्टेट डिपार्टमेंट्स के, वो इसको एड्रेस जो है वो डील करते हैं। और एक कंपेनियन ऐप भी बनाई गई है स्टेटस को चेक करने के लिए रियल टाइम में। ठीक है, तो ये पोर्टल बेसिकली एक वैल्यूएबल रिसोर्स है इलेक्शन एक्सपेंडिचर को भी स्क्रूटनाइज करने के लिए, जिसको ईसी ने बनाया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is right against adverse effects of climate change. This topic is important for your environment section. So in a significant ruling, Supreme Court has expanded the scopes of Article 14 and Article 21 to include the right against adverse effects of climate change. So this recent judgment came on a petition which was filed by wildlife activists to protect the great Indian bustard, which is a critically endangered bird found only in Rajasthan and Gujarat. And in April 2021, Supreme Court had ordered restrictions on the setting up of overhead transmission lines in an area covering about 99,000 square kilometers. And the Supreme Court basically said that overhead low and high voltage lines should be made underground power lines. But what happened that after that, Ministry of Environment, Ministry of Power, Ministry of New and Renewable Energy approached the Supreme Court seeking modification of the order, saying that this will harm India's global commitments to reduce the carbon footprint by increasing dependence on renewable energy sources, because major solar and wind energy producing installations of the country fall in this small area or same area. So technically it is not feasible to make these high voltage power lines underground. So in March 2024, Supreme Court pointed out the practical difficulties as mentioned by the government while implementing the order, including the technical and land acquisition challenges and prohibitive costs. So while delivering this verdict, Supreme Court touched upon the issues of climate change and said that there is a need to harness renewable energy, but there is also a need to balance the conservation of GIB with the conservation of environment as a whole. So what are the highlights of this judgment? Supreme Court had said that underground power transmission cables are available only in 400 kV with lengths of 250 meter, which means that joints would lead to leaks, and transmission loss in such cables is about 5 times higher as they don't efficiently transmit AC power. So also the Electricity Act does not mention specifically about the acquisition of land for laying underground cables. Currently we use the overhead transmission lines which only require the right of way.
So Supreme Court has also set up a 9-member committee of experts to assess the feasibility of undergrounding power lines in specific areas, and this committee will submit the report by July 2024. The court also pointed out that India has renewable energy targets for 2022 and also now for 2030. So, promotion of renewable energy sources play a crucial role in promoting social equity, poverty alleviation, enhancing the quality of life, and fostering inclusive growth and development across the nation. India is likely to account for 25% of global energy demand growth and over the next 2 decades. So that's why there is a necessity to move towards solar for energy, enhanced energy security and self-sufficiency. So we have also rampant air pollution problem and declining groundwater levels and decreasing annual rainfall. So that's why there is an importance of diversifying our energy sources. Okay, so court also said that intersection between climate change and human right has been put in sharp focus recently, and that's why there is imperative for states to address climate impacts through the lens of rights. So it has also highlighted that Article 48A of Constitution already provides a directive principle to the state that it shall endeavor to protect and improve the environment. Similarly, there is a fundamental duty under Article 51A, whereby it is the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. But these provisions are not justiciable provisions. So that's why there is a need to expand the scope of fundamental rights to include the right against adverse effects of climate change and where it can be covered. We all know that Article 21 recognizes the right to life and personal liberty, while Article 14 deals with all people having equality before law and equal protection of laws. So these articles are important because they are the sources of the right to clean environment and right against the adverse effects of climate change. Because Article 21 also covers the right to health, but health gets impacted when factors like air pollution, vector-borne diseases, rising temperatures, and droughts come into picture. So that's why right against adverse effects of climate change is also inalienable part of Article 21. Okay. So the next topic is PMLA 2002. This topic is important for your governance section. So in its manifesto for Lok Sabha elections, the main opposition party has said that if they are voted to power, they will put an end to the weaponization of PMLA Act. So if we look at the history of PMLA, then at the advent of global terrorism in 1990s, the international focus shifted on choking terror financing and movement of illicit money across borders. So FATF was created in 1989 to coordinate anti-money laundering efforts across the world. PMLA was enacted in response to the political declaration adopted by UN General Assembly in 1998, calling on member states to put in place national anti-money laundering legislation. So PMLA 1998 was introduced by the then NDA government as a bill, and this was passed as an act in 2002. And Departmental Standing Committee on Finance passed this bill, and this came into force in 2005 after the rules were notified by the UPA government. But the two main contentious amendments of PMLA both passed during the UPA government. So unfortunately, we can see that the political party which was ruling at that time is now promising that these two provisions are not fair, and they want to end these provisions. But at the for those who know, they would be able to see that these two amendments were made during their own government's time. Okay, in 2009 and 2012, it was UPA government in power. So, anyways, in 2009, criminal conspiracy under Section 120B of the IPC was added to the PMLA schedule, which means that it allowed the ED to enter any case where a conspiracy is alleged, even if the principal offense is not the PMLA offense. Okay, ED also got international jurisdiction in 2009 to track money laundering cases. In 2012, PMLA was amended and the Prevention of Corruption Act provisions were moved to Part A of the statute schedule from Part B, which means stringent bail conditions on those accused of corruption. So, if the public prosecutor opposes the bail, the court must be convinced that there were reasonable grounds to believe that the accused was guilty and he or she would commit an offense if granted bail. So that's why stringent bail conditions came into picture. Okay, so
The Supreme Court has time and again upheld the constitutional validity of PMLA. So, as in the 2022 case of Vijay Madan Lal Chaudhary and others versus Union of India, a three-judge bench of Supreme Court upheld the constitutional validity of PMLA, which was under challenge in a batch of more than 200 individual petitions. So, under this act, ED is not considered police, so it does not follow the provisions of CRPC. But because ED is not a police agency, the statements made by an accused to the ED are admissible in court, and the judgment upheld these sweeping powers of the ED in 2022. And in 2017 case, stringent standards for granting bail were challenged, but the Supreme Court struck down these provisions as unconstitutional. So that's why in the Finance Act of 2018, Parliament brought these provisions back through an amendment, and that amendment was upheld later on by Supreme Court in 2021. And um, ED is not even obligated to disclose the ECIR, which is basically the FIR that ED files, and this particular provision is now under the review of Supreme Court. So the next topic is Consumer Confidence Survey. This topic is important for your economy section. So the latest bi-monthly survey called Consumer Confidence Survey, which is conducted by RBI, has unveiled a remarkable surge in consumer confidence, reaching its peak since mid-2019. So what is Consumer Confidence Survey? It is conducted by RBI to measure the consumers' perceptions of the prevailing economic situation. This survey is conducted across various cities and measures consumer confidence on several parameters like economy, employment, price, income, and spending. So this survey consists of questions regarding consumer sentiments, and according to the survey finding, respondents have demonstrated a positive assessment across all the parameters, and the CSI, that is the current situation index, measures overall consumer sentiment, and regarding the present economic situation, it has seen a rise of 3.4 points compared to the previous survey, and the CSI is at 98.5, which is the highest level since mid 2019. Okay, so in future expectations index also, it has seen the highest level since the last uh, since the mid 2019, and the consumer sentiment for the next 12 months has also seen an uptick. So both CSI and FEI are compiled on the basis of net responses on the economic situation, income, spending, employment, and price level for the current period as compared with 1 year ago and a year ahead, respectively. With respect to household inflation expectation survey, the share of households expecting overall prices and inflation to increase over the next 3 months and a 1 year has slightly increased. This is basically for general prices as far as well as for most of the product groups. Household sentiments on general economic situation and employment prospects has also improved both for current period as well as for the upcoming period. So this survey has also highlighted improvements in household sentiment regarding the general economic situation and employment prospects for both for the present and future years. So the next topic is technology behind manufacturing of semiconductor chips. This topic is important for your science and tech section. So as semiconductor chip manufacturing capabilities are currently limited to very few regions in the world, India has realized the importance of investing in chip manufacturing infrastructure. So a semiconductor has properties between a conductor and an insulator. In its purest form, a semiconductor is a very weak conductor of electricity. However, its electrical properties can be changed by adding dopants, and complex circuits can be printed on the semiconductor. The transistor is built using a semiconductor also. So a semiconductor is manufactured much like a postage stamp. So basically you use a wafer, which is like a piece of paper, and you print these chips, and then each individual stamp is cut out of it, and then of course they serve as individual chips. Okay, Tata Group has recently partnered with Taiwan's PSMC to set up 300 wafer fabrication plant in Gujarat, and it will roll out its first 28 nm chip in 2026.
So the next topic is Oceanic Nino Index. This topic is important for your environment section. So recently, US NOAA has predicted an 83% probability of Oceanic Nino Index transitioning to a neutral range by April to June 2024 period. So Oceanic Nino Index is the primary indicator for monitoring the ocean part of the seasonal climate pattern called ENSO or El Nino. So it tracks the 3-month average sea surface temperature in the east central tropical Pacific. If the index value is plus 0.5 or higher, then it indicates El Nino. If it is a minus 0.5 or lower, it indicates La Nina. El Nino and La Nina, we all know these are two opposite climate trends. They occur every 2 to 7 years on an average. El Nino is typically the warm phase and La Nina is the cold phase. So the next topic is midday meal scheme. This topic is important for your governance and social issues. So an Indonesian delegation is exploring collaboration with India on various initiatives, including midday meal scheme and digital inclusion. So midday meal scheme is the largest school feeding program of its kind in the world, which covers children across classes 1 to 8. So in 1925, a midday meal program was introduced for disadvantaged children in Madras Municipal Corporation, and in India, it started in 1995 as the National Program of Nutritional Support to Primary Education. Later, it was renamed as National Program of Midday Meal Schools in 2007. Under the scheme, a hot cooked meal per day is provided to all children in the schools, which are supported by the Sarv Shiksha Abhiyan. The objective is to increase the enrollment in the schools for the children who belong to disadvantaged sections of society, increase the attendance, give nutritional support to the children, and address hunger and malnutrition among the children, of course. So each state and UT has to set up state steering monitoring committees at the state, district, and block level to oversee the implementation of the scheme. It is basically a centrally sponsored scheme, and Ministry of Education is the nodal ministry for the same. In September 2021, it has been renamed as the Pradhan Mantri Poshan Scheme. So the next topic is lab grown mini brains. This topic is important for your science and tech section. So mini brains which are grown in the lab may help explain why concussions and other traumatic brain injuries raise people's risk of dementia. So lab grown mini brains are also scientifically called the brain organoids. They are often called mini brains, and they serve as miniature simplified models of full size human brains. Scientists typically grow brain organoids from stem cells, and the stem cells are used to grow organoids. They come either from the adult human cells or more rarely from human embryonic tissue. So scientists collect adult cells and then expose them to chemicals to revert them into a stem cell like state. The resulting stem cells are called the induced pluripotent stem cells, which can be made to grow into any kind of tissue. To give rise to a mini brain, scientists embed these stem cells in a protein rich matrix, which is a substance which supports the cells as they divide and form a 3D shape. These organoids can potentially be useful in basic research, drug development, and even in computer science. So the next topic is Suvidha portal. This topic is important for your governance section. So Election Commission has recently said that its Suvidha portal has received over 73,000 applications since the Lok Sabha polls have been announced. So this Suvidha portal has been developed by the Election Commission of India to ensure a level playing field in elections. So this has streamlined the process of obtaining and acting upon requests for permissions and facilities from political parties and candidates during the election period. So political parties and candidates can seamlessly submit permission requests online from anywhere and at any time. Offline submissions options are also available, and these permissions like for organizing rallies, opening temporary party offices, door-to-door canvassing, video vans, helicopters, obtaining vehicle permits, distributing pamphlets can be obtained through this portal. So it is managed by the nodal officers across various state departments. It also has a companion app which enables applicants to track the status of their application or requests in real time. So this portal has been serving as a valuable resource for scrutinizing election expenditures also. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.